नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप तिवारी और मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज ऐसे लोगों की चर्चा करें लगातार कल से और कल तक ये चर्चा जारी रहेगी कि कैसे वो लोग समाज के जो रियल हीरोज़ हैं, जिसे हमने फिल्मी दुनिया से अलग हटकर जो समाज के हीरोज़ हैं उनको हम सामने लाएंगे। लेकिन आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं जो युवा नेता हैं मध्य प्रदेश के, गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन एवं राजस्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। पहले ये कांग्रेस में रहे हैं, चौथी बार विधायक हैं सुर्खी से, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि युवा खून है इनके अंदर, जोश है, जज्बा है। गोविंद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम नेता होते हैं कि जो ज़मीन से जुड़कर रह पाते हैं, क्योंकि जैसे ही सत्ता में आते हैं उनकी ज़मीन जड़ें कट जाती हैं। और गोविंद सिंह राजपूत एक ऐसे नेता हैं जिनको कहा जाता है कि जो ठसक है, जो गांव से जुड़े होने की जो एक चमक है या जनता से जुड़े होने का जो एक जज्बा है, वो गोविंद सिंह राजपूत में है। पाला आपने बेशक बदल लिया हो, लेकिन जनता का जो दिल है आप पहले की तरह जीत पा रहे हैं क्या? हेलो जी गोविंद जी, मेरा सवाल ये है कि आपको एक ऐसा नेता माना जाता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जमीन से कटा नहीं है, क्योंकि अक्सर सत्ता के साथ जब लोग बढ़ते जाते हैं तो जमीन से कटते जाते हैं, उनकी जमीन कब खिसक जाती है पता नहीं चलता। आपने भले ही कांग्रेस को छोड़कर पाला बदलकर बीजेपी को ज्वाइन किया हो, लेकिन आज भी आपके क्षेत्र की जनता आपका सम्मान करती है। और हमने आपको इसलिए शामिल किया है कि अगर जनता है तो फिर नेता हैं, और जनता का सम्मान अगर आपने हासिल कर लिया तो आप असली नेता हैं। आपको लगता है कि पाला बदलने से, पार्टी बदलने से सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आई, जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं आई आपके? देखिए, जनता के सम्मान प्यार में अगर कमी आई होती तो मैं ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव 41,000 वोटों से नहीं जीत पाता। हमेशा मेरा सुर्खी विधानसभा के लोगों से आज से नहीं 25 साल पुराना नाता है और सुख दुख का नाता है। हर सुख में हम और हमारा परिवार खड़ा रहता है, हर दुख में हम और हमारा परिवार खड़ा रहता है। वही कारण है कि कोई पार्टी हो, हमारे आत्मीय संबंध, पारिवारिक संबंध इतने ज़्यादा हैं कि हमेशा लोग हर अच्छे बुरे वक्त पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। गोविंद जी, एक बात और मुझे बताइए कि जब आपके संस्कार जो रहे हैं, राजनीतिक संस्कार की बात मैं करूं, सामाजिक संस्कार एक अलग होते हैं, राजनीतिक संस्कार अलग होते हैं, जिनके बीच में आप पले बड़े हैं, यूथ कांग्रेस में आप रहे हैं, युवा विधायक रहे हैं, आप ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहे हैं यूथ कांग्रेस के, तो गोविंद जी का ऐसे पाला बदलना, आपको एडजस्ट हो पा रहे हैं आप बीजेपी में उस तरीके से? जैसे यूथ कांग्रेस का नहीं, मैं यूथ कांग्रेस का नहीं दीपक जी, मैं कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा हूं जी। जी गोविंद जी, तो अब मजा आ रहा है या पहले मजा ज्यादा आता था? हेलो जी, देखिए, समय समय परिस्थिति की बात होती है। मैं उस समय जहाँ था, राजनीति की शुरुआत मैंने वहाँ पर की थी और अच्छा था। लेकिन ये तो जीवन में आदमी देख नहीं पाया, सोच नहीं पाता कब क्या होना है, जो ऊपर वाले ने लिखा है। लेकिन मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में बहुत खुश हूँ। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों, हमारे मित्र समकुल, हमारे मंत्री हों, विधायक हों। बहुत ही आत्मीयता है, बहुत ही प्रेम और सादगी भरा इन लोगों का व्यवहार है। मैं देखता हूँ कमलनाथ जी में और शिवराज सिंह जी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए, शिवराज सिंह जी तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी बोलचाल की भाषा हो, हम लोगों से कैसे वो प्यार करते हैं, हर चीज़ को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और सुनने के बाद में उसका निराकरण भी करते हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक, आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने पूरे देश में राज्य कर रही है, मैं समझता हूँ उसका कारण ही ये है कि बहुत ही सहज, मृदुभाषी और एक दूसरे का सहयोग और सुख दुख में सहभागी इनकी नेचर में, स्वभाव में है। तो कमलनाथ जी में क्या कमी रह गई थी, क्या उसमें दिक्कत थी, क्या आप तुलना कर रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी को मैंने 20 साल से उनको भी देखा है। जब तक वो दिल्ली में थे तो दिल्ली के हिसाब से तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छे नेता थे, पर प्रदेश की बागडोर जब उन्होंने संभाली तो वो प्रदेश की बागडोर संभालने का मतलब ये होता है कि आप एक एक कार्यकर्ता की अध्यक्ष के नाते, मुख्यमंत्री बने तो विधायक मंत्रियों की आपको न केवल सुनना चाहिए बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के काम हो, जो आवश्यक काम हो, उन कामों को करना भी चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी का एक तकिया कलाम था, दीपक जी आपने सुना हो, मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं 25 घंटे कहाँ से लाऊं? और 24 घंटे में क्या करते थे मुझे तो नहीं मालूम। ना उनके पास मंत्रियों को समय था, ना विधायक को समय था, ना कार्यकर्ताओं को समय था। अब देखिए, तुलना की बात आप कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी के पास भी 24 घंटे हैं और शिवराज सिंह जी उस 24 घंटे में सरकार भी चलाते हैं, संगठन का काम भी देखते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी समय निकाल लेते हैं, परिवार को भी समय निकाल लेते हैं। तो वही 24 घंटे कमलनाथ जी के पास थे, वही 24 घंटे शिवराज सिंह जी के पास हैं। अब बहुत ज़्यादा तुलना में करना नहीं चाहते। अच्छा, आपके पहले चलिए, आपने कहा कि अब आपके तुलना नहीं करना, लेकिन आपके तो नेता जो हैं वो महाराज हैं, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आपके सामने ये चुनौती होती होगी कि साहब सिंधिया जी का भी सम्मान बरकरार है, क्योंकि उनकी वजह से आप हैं। लोग कहते हैं कि अगर सिंधिया के सबसे खास सिपह सालार की बात करें, सेनापति की बात करें, तो आप हैं और तुलसी सिलावट हैं और कई लोग हैं जो चुनाव हार गए, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, जिनको पद मिलना चाहिए था। लेकिन महाराज का जो सम्मान है, अभी तक कहा जा रहा था कि इनको इंडक्शन करके केंद्र में ले आएंगे, मंत्री बना देंगे, अभी भी इंतजार चल रहा है। तो महाराज तो अभी वो सिंहासन के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, सिंधिया जी ने कभी भी पद की लालसा नहीं की, वो जनता की सेवा, उनका हमेशा ही पैतृक, बड़े महाराज हों चाहे सिंधिया जी हों, वो ने कहा कि मैं नेता नहीं, जनसेवक के रूप में लोग मुझे जाने, मुझे खुशी होगी। और उनको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये है कि वो पार्टी में जो उन्होंने उनके लोगों को, उन्होंने जो अपेक्षा की थी वो सब पूरा मिला है। और अच्छे से शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी सब मिल के अच्छे से काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा तालमेल है। अभी कुछ दिन पहले बयान आया कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का, राहुल गांधी ने भी कुछ जिक्र किया कि अगर यहाँ होते तो ज़्यादा सम्मान पाते। जब वो संसद में बोलते हैं और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो दिग्विजय सिंह चुटकी लेते हैं कि महाराज कल तक तो कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो लगता है कि सबने मिलकर, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सबने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। शायद आपका सोचना ठीक हो सकता है, क्योंकि टैलेंट कभी छिपता नहीं है और टैलेंट का उम्र से कोई वास्ता अब नहीं रहा। एक अच्छी कंपनी का सीईओ कम उम्र में भी कंपनी खड़ी कर सकता है और एक बुजुर्ग नेता या बुजुर्ग व्यक्ति एक कंपनी का भट्टा बैठा सकता है। आपका इशारा कमलनाथ की तरफ है? सिंधिया जी की उम्र कम हो सकती है लेकिन टैलेंट उनमें है। आपका इशारा कमलनाथ की तरफ है, दिग्विजय सिंह जी की तरफ है? मैं कमलनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंधिया जी की बात कर रहा हूं कि मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंधिया जी की बात कर रहा हूं। सिंधिया जी तो अच्छी कंपनी के सीईओ बन गए हैं, बीजेपी जैसी कंपनी में आ गए हैं, अच्छी कंपनी के सीईओ बन गए हैं, उनमें टैलेंट भी है। लेकिन भट्टा बैठाया कांग्रेस का तो वो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही है। आपका इशारा उन्हीं की तरफ होना चाहिए। वो तो सबके सामने है और आगे क्या कांग्रेस का हाल होना है वो भी आपके सामने प्रदेश देख रहा है
कि कांग्रेस को नए लोगों को आगे आने का मौका जो मिलना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी की कद्र होती, कीमत होती है और टैलेंट की पहचान होती है। यहाँ घर बैठे व्यक्ति के लिए भी बुलाकर कहा जाता है आपको ये पद दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मॉनिटरिंग होती है काम की। तो देर सवेरे सबको स्थान मिलेगा, इसमें कोई चिंता होने की बात नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए गोविंद जी कि जब पार्टी में इतने सारे विधायक टूट कर आए, सिंधिया जी के साथ आए, उनके समर्थक आए, तो ये कहा गया कि जो बीजेपी के लोग हैं उस इलाके के, जो आपके खिलाफ कभी चुनाव लड़े होंगे या सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला जो शख्स था, तो अब ऐसे एडजस्टमेंट कैसे होगा? मन में खटास तो रहती है कम से कम। हम लोग जैसे दूध में पानी और जैसे शक्कर दूध में मिल जाती है, ऐसे मिल चुके हैं। हमारी विधानसभा के और दूसरी विधानसभा के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक होकर काम कर रहे हैं। अब तो वो बात पुरानी हो चुकी है, हम सब एक हैं। चलिए हम और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए पुरानी नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जीत के आया हूँ। चलिए, अच्छा है आप दूध में शक्कर की तरह और दूध में पानी की तरह मिक्स हो जाएं, पानी ज़्यादा ना हो, दूध दूध रहे। और जयभान सिंह पवैया हों, प्रभात झा हों या और भी नेता हैं जो कहते हैं कि साहब महाराज के खिलाफ हम लड़ते रहे, महाराज को सलाम करने का समय आ गया है। अब अंदर अंदर तो कभी कभी ट्वीट ऐसे आ जाते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं अजय बिश्नोई की, तो उनके ट्वीट जो है वो तो सीएम के खिलाफ ही चले जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं गोविंद जी, अब के हालात की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में हो, पूरे देश में हो, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, चुनौती है कि जिस तरह से ये दूसरी लहर है कोविड की, ये खतरनाक लहर है, ये कई लोगों को लील चुकी है। और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक मंत्री हैं, आपके पास ऐसा विभाग है जहां से आपको परिवहन से, जिससे कनेक्टिविटी का जो सबसे मुख्य जरिया है वो परिवहन है। और ऐसे में जब पूरा मध्य प्रदेश में कई जगह सरकार पूरा एफर्ट कर रही है कि साहब हालात ठीक हों, लेकिन आज भी कई जगह स्थितियां भयावह हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद आप क्या कहेंगे मंत्री होने के नाते, और आप लगातार जो बैठ रही है टीम, जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, आप लगातार शामिल होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखिए, सरकार के पास जो चैलेंज है, हमारे मुख्यमंत्री जी एक टीम बनाकर पूरी टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। और जहां तक हमारे विभाग की बात है, हमारे परिवहन विभाग के लिए ऑक्सीजन के ट्रकों को टाइम से लाने की जवाबदारी है। मध्य प्रदेश के बाहर जहां से भी टैंकर मिल रहे हैं उन टैंकर को लाने की जवाबदारी है। और आप देखिए, छोटे से छोटे काम भी हमारा विभाग कर रहा है। हमने हर नाके पर चाय नाश्ते की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है कि टैंकर को आने के बाद रुकना तो ठीक है, टैंकर के ड्राइवर को चाय नाश्ता करो, वो तुरंत रवाना करो। और इसके बाद में टैंकर के लिए परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड आगे आगे चलती है कि टैंकर एक सेकंड भी कहीं रुक ना जाए, क्योंकि ये प्राण वायु का टैंकर है। तो ये सारी व्यवस्था हमारा परिवहन विभाग कर रहा है। जहाँ तक राजस्व की बात है, तो हमारे पटवारी, तहसीलदार, आरआई सारे लोग जमीन पर लगे हुए हैं और कलेक्टर के साथ तालमेल मिलाकर पूरा अमला काम कर रहा है। तो दोनों विभाग इस समय बहुत उपयोगी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस कोरोना की महाबीमारी में निभा रहे हैं। गोविंद जी, मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक ब्रेक से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि रियल हीरो जो हीरोज होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वो फिल्मों में होते हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी मीडिया ये कह रहा है कि समाज के हीरो की पहचान कीजिए, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो परिवहन विभाग के आपके ड्राइवर्स हों, चाहे ट्रक ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक के ड्राइवर्स हों, आपके आरआई हों, आपके पटवारी हों, आपके तहसीलदार हों, आपके एसडीएम हों, हम उनका भी सम्मान करेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा है जब हालात थोड़ा सामान्य हो, तो हम आपके जो रियल हीरोज़ हैं, आपके विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो बस का कंडक्टर हो, चाहे बस का क्लीनर हो, चाहे बस का ड्राइवर हो, बस में टिकट काटने वाला आपका स्टाफ हो, ऐसे रियल हीरोज़ का हम सम्मान करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। सागर में करेंगे, सुर्खी में करेंगे, भोपाल में करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे हीरोज़ को आप जनता के सामने लाने के लिए कोई पहल करेंगे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से? बिल्कुल दिलीप जी, आपका मैं धन्यवाद दूंगा, आपके जी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि जो रियल हीरो हैं, रियल हीरो
आज की स्थिति में वही हैं जो फील्ड पर लड़ रहे हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों, पुलिस हों, हमारे नर्सें हों, हमारे पैरामेडिकल मेडिकल वाले लोग हों, ट्रक ड्राइवर हों, जो भी ऐसे लोग हैं, समाजसेवी भी हों, जिस फील्ड में रात दिन जान की परवाह न करे काम कर रहे हैं, और रियल हीरो का मैं सम्मान करता हूं, और जी टीवी की इस पहल के लिए सम्मान करता हूं और नमन करता हूं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं गोविंद जी, ब्रेक के बाद आपके पास फिर आ रहा हूं, और मैं अपनी टीम से कहूंगा गोविंद जी की जो आवाज़ है ना, वो बुलंद आवाज़, गोविंद सिंह राजपूत की जो आवाज़ मैं सुनना चाहता हूं वो अभी आ नहीं रही है। थोड़ा ऑडियो ठीक करिएगा, और मेरी आवाज़ थोड़ा कोवैक्सीन के जो शॉट है, पहला जो वैक्सीन मैंने लिया है उसके बाद जो आप कहते हैं कि बुखार आता है, गला खराब होता है, वो असर है। लेकिन गोविंद जी, मैं पूरे हौसले के साथ आपका सम्मान करता हूं, आपकी टीम का सम्मान करता हूं कि युवा मंत्री हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि परिवहन दुरुस्त रहे, और जो प्राणवायु की आपने बात की वो एकदम टाइम पर पहुंचना चाहिए, उसको एस्कॉर्ट मिलना चाहिए, वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपकी इस शिद्दत को सलाम करता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं गोविंद जी, जल्दी लौटते हैं आपके पास। गोविंद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी बुलंद आवाज़ हम सुनेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब के हालात में, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे वो इंदौर की बात करूं, सागर की बात करूं, उपचुनाव में कहा गया कि उपचुनाव ने एक तरह से कोरोना पर जो ब्रेक लगना चाहिए था उसको फिर से स्पीड दे दी, उसमें फिर एक तरह से कहते हैं फैला दिया उसको, एक तरह से स्प्रेडर बन गया वो उपचुनाव। कई बार आपके नेताओं को भी देखा गया कि बिना मास्क के वहाँ पर गए, चाहे वो बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी रहे हों, वो भी सब गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव जरूरी है या जान जरूरी है? देखिए, प्रजातंत्र में चुनाव भी जरूरी है, लेकिन लोगों की जान उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा, उस समय कोरोना महाबीमारी हमारे सामने थी, इतने विकराल रूप में उस समय मैं समझता हूं नहीं थी। आज जो दूसरा स्ट्रेन जो आया है ये बहुत ही खतरनाक है, और इस समय लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और इस सब के लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, और हम सारे लोग दिन रात लोगों की जान बचाने में, लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं। कहीं से दूर दूर तक कोई कसर, मैं समझता हूं, कोई सरकार का जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ रहा है। देखिए गोविंद जी, मैं इस बात का तो सम्मान करता हूं कि आप लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए, लेकिन सवाल एक और है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार रही हो, चाहे कुछ दिन के लिए आप लोगों की पहले दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में सरकार चली, लंबे समय तक चली। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये नेताओं की प्रायोरिटी क्या होती है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मंत्री बन गए, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं मैं, आपके जिले की बात करूं या आपके संभाग की बात करूं, हालात गोविंद जी आप स्वीकार करेंगे ना कि हम आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर हम लोगों को बेसिक इलाज नहीं दे पा रहे हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, एक आपके पास वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, साल भर से पब्लिक को पता है कि ये हालात ख़राब हो रहे हैं, उसके बाद भी तो कहीं ना कहीं तो हमारी भी कमी है ना, समाज के सिस्टम की भी कमी है कि हम प्राइवेट अस्पतालों में जाके पैसा फूंक आते हैं, सरकारी अस्पतालों में हम फीस देना नहीं चाहते, सरकारी डॉक्टरों को हम नकारा समझते हैं, आखिर में काम वही आए क्योंकि प्राइवेट वाले दुकानें बंद करके भाग गए, और आज जब बिल आते हैं तो सांस फूल जाती है, तो ऑक्सीजन लगने के बाद भी जान चली जा रही है क्योंकि इतने बड़े बड़े बिल देख के हार्ट अटैक हो जाए आदमी को। देखिए, मैं आपकी बात से बहुत कुछ सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ दिलीप जी, ये कोरोना महाबीमारी का इतना विकराल रूप सामने होगा ये भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हिंदुस्तान से ज़्यादा डेवलप कंट्रियों की का भी बुरा हाल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज अगर घर में खाने के लिए 10 लोगों का है और 50 लोग खाने के लिए आ जाएं तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो व्यवस्था सरकार ने की थी, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन हाँ, आज जो स्वरूप वर्तमान में अब आया है, आप निश्चित मानिए भगवान ना चाहे तीसरा स्ट्रेन अगर मध्य प्रदेश में और देश में आता है
तो सरकार ने, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था कर ली है कि अब मध्य प्रदेश का जो बजट होगा उस बजट का अधिकांश पैसा स्वास्थ्य में ही लगाया जाएगा। सर्वप्रथम ऑक्सीजन, दूसरा बेड बढ़ाने की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, इंजेक्शन या दवाइयों की व्यवस्था, इन पर पूरा का पूरा न केवल खर्च होगा, मॉनिटरिंग भी होगी। और आप देखिए अभी मध्य प्रदेश के सारे जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट चालू होने की स्थिति में आ चुके हैं, आधे चालू हो चुके हैं। जो पैसा दिया गया है वो पैसे का तुरंत उपयोग हो रहा है और अब कुछ दिन में ये हो जाएगा कि हर अस्पताल के पास, जिला चिकित्सालय के पास स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट होगा। हमारे सागर की बात करें तो बीना में 1000 बेड का आधुनिक अस्पताल तैयार हो रहा है, रिफाइनरी की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पहल पर। तो अब व्यवस्थाएं ऐसी सुधरेंगी, व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी। कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ने में हम सक्षम तो थे पर इतने सक्षम नहीं थे। ये पूरा विश्व देख रहा है, हम अकेले नहीं देख रहे। पर हाँ, अब भगवान ना चाहे, मैंने पुनः कहा, तीसरा स्ट्रेंथ आता है तो हम पूरे तरीके से लड़ने को तैयार रहेंगे। और वर्तमान में जो लड़ाई है हमारी जारी है। ऑक्सीजन के लिए आप देखिए, ऑक्सीजन के लिए कोई ऑक्सीजन के बगैर मरने की स्थिति में ना रहे, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। आज ट्रेनों से टैंकर आ रहे हैं, प्लेन से टैंकर खाली जा रहे हैं समय की बचत करने के लिए। तो पूरे तरीके से मैं समझता हूं पूरा अमला लगा हुआ है और हमने ऑक्सीजन पर काबू कर लिया है। अभी 5 बारें मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ बीसी थी और अब ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस होने की स्थिति में आ गया है। ऑक्सीजन के बगैर कोई का जीवन नहीं खत्म होगा। रेमडेसिविर व्यवस्था की इंजेक्शन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर व्यवस्थित बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिला के, और खास करके दिलीप जी, गांव में ब्लॉक स्तर पर हमने कोविड सेंटर खोले हैं। हमारी विधानसभा में भी हमने जयश्रीनगर, राजगढ़ में खुलवाए हैं, अनेक विधायकों ने खुलवाए हैं। तो कोविड सेंटरों पे हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं कि शहर पर बोझ ना बढ़े, गांव का आदमी होम आइसोलेशन हो और अगर उसको आवश्यकता हो तो वो वहीं के वहीं आकर इलाज करा ले। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमने स्वयं की है और हर जगह की जा रही है। तो अब चौकस व्यवस्था हम लोग करने में लगे हैं। जो बन सक रहा है हम पूरे तरीके से जनता के साथ में खड़े हुए। गोविंद जी, मैं आज आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से और जी मीडिया की तरफ से ये एक सहयोग ऑफर कर रहा हूं। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और इस तरह के कामों में मदद करते हैं। कुछ लोगों ने ये ऑफर किया है कि चाहे गोविंद सिंह राजपूत जी कहें, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहें, हम जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट से पहले की जो प्रोसेस है उसको ट्रेस करना, उसको जांच करना, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो चाहे आरटीपीसीआर, वो आप लोगों की सिफारिश पर, सरकार के कहने पर, चाहे वो डीएम के कहने पर, वो फ्री देने के लिए तैयार हैं। आप हमको जगह बताइएगा, हम आपसे अलग से बात करेंगे, उनसे आपका संपर्क कराएंगे। वो सारा मेडिकल स्टाफ फ्री में लगाने के लिए तैयार है ताकि कॉन्टैक्ट को हम लोगों को ट्रेस कर सकें, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर सकें, उनको आइसोलेट कर सकें। दवाइयों की व्यवस्था आपके पास पर्याप्त है, ये संभव है। सरकार बहुत बड़ी होती है, सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर ये पहल करना चाहते हैं, आप उसकी अगुवाई कीजिए। आप जहां कहेंगे वहां पर हम अस्थायी तौर पर इस तरह के जांच के केंद्र खुलवा देते हैं, चाहे वो सागर हो, चाहे सुर्खी हो, चाहे दमोह हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर में जहां पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। वो लोग फ्री में, इस तरह का जो लोग सक्षम नहीं उनका फ्री में आपका ट्रीटमेंट करेंगे या उनका टेस्ट करेंगे, और जो लोग सक्षम हैं वो नॉमिनल चार्जेस जो सरकार तय कर दे ताकि उनके खर्चे भी निकल जाएं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो ऑफर कर रही हैं अपनी तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल की अगुवाई आप करें। जहां आप कहेंगे वहां पर हम अस्थायी तौर पर इस तरह के टेस्टिंग फैसिलिटीज सेंटर्स बना देंगे, और वो जब तक ये हालात काबू ना हो तब तक वहां रहें और आप लोगों की मदद करें। हम चाहते हैं कि आप इसमें जो भी कहेंगे वो पहल हम करने के लिए तैयार हैं। दिलीप जी, हम ऐसी कंपनियों का स्वागत करते हैं और वो जब भी बात करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करना चाहें,
हमारे जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी है इसी ऐसे सुलेमान जी से बात करना चाहें, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहें, तो मैं जी टीवी की तरफ से माध्यम बनूंगा। आप उनसे कहें कि वो मिलें, हम उनको स्वयं फ़ोन लगा लेंगे, फ़ोन नंबर दे दें, उनका स्वागत है, उनका पूरा सहयोग करेंगे। वो भोपाल में सहयोग करें, वो सागर में सहयोग करें, तो मैं स्वयं अपने जो भी संसाधन है वो उन्हें देने को तैयार हूँ, उनका साथ देने को तैयार हूँ, उनको जगह देने को तैयार हूँ। जिससे कलेक्टर कमिश्नर से बात करना चाहें वो बात कराने तैयार हूँ, जगह देने को तैयार हूँ। ऐसे जो लोग हैं दिलीप जी, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वो आगे आए, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई। तो गोविंद जी, मैं आज से आपसे जैसे ये कार्यक्रम खत्म करूंगा, आपसे कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ जुड़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपके पुराने साथी हैं, मित्र हैं। पार्टियां बदल जाएंगी लेकिन मित्रता रिश्ता खत्म नहीं होता है, वो भी जुड़ने वाले छत्तीसगढ़ से। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म करूंगा, मैं उन लोगों को जी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं जी, बिल्कुल बड़े भाई हैं आपके, और हमारे भी बड़े भाई हैं। लेकिन मैं जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म करता हूं, मैं सबसे पहले जो लोग ये ऑफर कर रहे हैं मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा फ़ोन पर, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर भेज के वो जो भी इंतजाम करना है वो मैं चाहता हूं कि सोमवार मंगलवार जब भी आपको उचित लगे तब से वो लोग वहां पर अपनी फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश कर दें। गोविंद जी, एक और सवाल मेरा ये है कि आप जनता को, जैसे आप वीसी करते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ वीसी करते हैं, चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से कहा कि साहब हमको टैंकर चाहिए, तो वो सबसे बड़ा जो प्लेन है जिसको आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी अपना इस्तेमाल करती है सामान लाने के लिए, उससे टैंकर उतार दिए गए, ट्रेनों से चले आ रहे हैं। या आप ऑक्सीजन की बात करें कि आज लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया था, जबकि सरकार कहती है सब कुछ सुविधाएं, आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए। कई लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर की बात करूं, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करूं, तो कई लोगों को ये लगता है कि बस अब कोरोना उनको लील जाएगा, तो कई बार हौसला वो पस्त हो जाता है। आप मध्य प्रदेश के एक प्रमुख मंत्री होने के नाते, कैबिनेट मंत्री होने के नाते, युवा मंत्री होने के नाते, आप जनता से क्या अपील करेंगे कि सरकार के पास सब कुछ संसाधन है, डरिए मत, क्योंकि इंडिया का इम्यून सिस्टम अगर बेहतर नहीं होता, शायद भारतीयों का इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होता, तो लाशों के ढेर नजर आते, चाहे वो इटली हो, चाहे अमेरिका हो, सारे देश जो पस्त हुए हैं, चाहे वो इंग्लैंड की बात मैं करूं, तो जब बड़े बड़े मुल्क सिर्फ इसलिए पस्त हुए हैं कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका सुविधाएं, उनका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, या वो बहुत बेहतर स्थिति में जीते हैं, लेकिन जब उनको सामना कोरोना से हुआ तो उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर था कि वो इससे निपट नहीं पाए। लेकिन खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि भारत के लोग जो है वो रफ एंड टफ लाइफ जीने के आदी हैं, वो आयुर्वेदा से जीते हैं, प्रभावित हैं, मेहनत करते हैं, विटामिन डी और B12 जो है उस तरह की कमी नहीं होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास इलाज की सुविधा नहीं है, जिसके पास दवाई खरीदने का साधन नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कह रही है कि भाई आप चिंता मत करिए, पैसे वाले लोग तो अपना इलाज कराने चले जाएंगे, उनके लिए बेड्स नहीं है, ICU नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तब पैसा भी काम नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे जनता से, उन लोगों से जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, कि सरकार के पास कितने संसाधन हैं? 7-7.5 करोड़ की आबादी के लिए सारे लोग पीड़ित नहीं है, मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। दिलीप जी, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हमारा किसान इतना मजबूत और इतना आत्मबल और विल पावर इतना मजबूत होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बहुत बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री अगर बैठ जाए और फैक्ट्री बंद हो जाए किन्हीं कारणों से, तो हम देखते हैं कि उद्योगपति दिवालिया हो गया, यहाँ तक कि कई लोग देखते हैं कि वो हार्ट अटैक आ गया। मगर हमारे किसान जो रात दिन मेहनत करता है किसानी के लिए, ज़मीन में वो कृषि उत्पादन करता है, और देखते हैं कि कभी उसकी फसल पे ओले पड़ जाते हैं, कभी उसकी फसल में तुषार लग जाता है, तो लेकिन किसान देखता है कि हमारा सब खत्म हो गया। अगर उसके पास घर के लोग दुखी होते हैं, वो खुद दुखी होता है, लेकिन किसान कहता है चिंता मत करो, हमारे पास मेहनत है, हम फिर मेहनत करेंगे, अगर खाने पीने का सामान है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब उसका आत्मबल इतना मजबूत है। तो हमारी इस कोरोना महाबीमारी से लड़ने के लिए हमारा किसान, हमारा गांव का आदमी सक्षम है, मजबूत है। वो जानता है कि सरकार की सीमाएं हैं, सरकार तो सहयोग कर ही रही है, मगर वो डर नहीं रहा है। और मैं निवेदन करता हूं, जो लोग डर रहे हैं, मैं भी कोरोना महाबीमारी से निपट कर अभी आया हूँ। मैं 15 दिन भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती रहा,
तो मेरा सबसे कहना है कि जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ पे है, लेकिन हमें डरना नहीं है। इस बीमारी से भी हम पार पा लेंगे। बहुत सारी दुनिया में विपत्तियां आई और हम लड़के फिर खड़े हो जाते हैं। तो भारत देश के लोग, मध्य प्रदेश के हमारे चाहे गरीब असहाय लोग हों, मजदूर लोग हों, किसान लोग हों या बड़े लोग हों, सारे लोगों को ताकत के साथ लड़ना है और सरकार पूरा सहयोग कर रही है। और सरकार के सहयोग से एक दूसरे के तालमेल से अपना जीवन बचाना है और ये समय जीवन बचाने का है। हम सारे लोग उस काम में लगे हुए हैं और ताकत से लगेंगे। गोविंद जी, एक और सवाल है। जो आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री ने की थी कि आपदा में अवसर तलाशिए और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाइए, चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, या और भी कंसंट्रेटर का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, या तमाम तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें। प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर तलाशिए, बंद के दौरान भी आप नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कलंक हैं। हम रियल हीरोज़ की बात कर रहे हैं, समाज के रियल हीरोज़ हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हों, परिवहन के लोग हों, सरकारी अफसरान हैं, मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, लोग जो छोटा जो स्टाफ है जो शुरुआत से आपको सपोर्ट देता है, चाहे वो स्ट्रेचर ले जाने वाला हो, चाहे वो हेल्पर हो, तरह तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर इस तरह से तलाश रहे हैं कि रेमडेसिविर की कीमत 4,000 होगी, वो 40,000 में बिकेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर वो लोगों को लूट रहे हैं। एम्बुलेंस वाले जो 10-10, 12-12 किलोमीटर के 40-40 हज़ार वसूल रहे हैं, चाहे वो नोएडा की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं यूपी की बात करूं, एमपी की बात करूं, जगह जगह ये हालात बन रहे हैं। मैं अंदर से जो है, अंदर से खून ऐसा खौलता है कि कैसे समाज के किस तरह के कीड़े हैं जो समाज को जोक की तरह चूसना चाहते हैं। मैं आपसे मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ऐसे लोगों को कुछ संदेश देगी ताकि कोई दोबारा हिम्मत ना करे? देखिए, सरकार ऐसे लोगों के प्रति सख्त है। मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा पुलिस विभाग को कहा है, अधिकारियों को कहा है कि रासुका लगा दीजिए, जेल भेज दीजिए। ऐसे कालाबाजारी करने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जगह नहीं है। और मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई देख रहा है कि ये कालाबाजारी कर रहा है, ये पैसे ज़्यादा ले रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ खबर देना चाहिए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उनको ना हम छोड़ेंगे, ना आने वाले समय में ऊपर वाला छोड़ेगा। सब देख रहा है, यही उसकी दुर्गति होगी, हम देखेंगे। लेकिन वर्तमान में हम सबके लिए उनके विरोध में खड़े होना चाहिए। और मैं समझता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर करने की जरूरत आज बहुत आवश्यक है।